स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे मोमेंट ऑफ मास क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये हमारा चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन 11th फिजिक्स से है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा रिकैप करना होगा। तो हमने जो इसके पहले जो लीनियर मोशंस पढ़े हैं ना, उसमें से हमें थोड़ा चीज़ें रिकैप करना होगा, खास करके चैप्टर 4 में से, न्यूटन्स के लॉज में से। तो एक है लीनियर मोशन, और इस चैप्टर में हम किस पे डील कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं रोटेशनल मोशन पे। किस पे? रोटेशनल मोशन। अब देखना, रोटेशनल मोशन कोई भी चीज़ रोटेट करना, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को रोटेट करना। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। डन। अगर आपने नहीं देखे स्टार्टिंग वीडियोस तो आप एक बार देख लो, आपको फिर मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में। अब देखो, जब हमने लीनियर मोशन को पढ़ा था तो हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें देखे थे। मास, क्या हमें याद है? हमने देखा था कोई एक मास है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो लीनियर चल रहा है, और उसके मोशन को लीनियर मोशन बोला था हमने। इसका मास अगर m है, ध्यान देना, इसका मास अगर m है तो यहाँ भी इसका मास m ही दिख रहा है। डन। इसका मास अगर यहाँ पे 10 kg है, जब वो यहाँ पे चले जाएगा तब भी इसका मास कितना रहेगा? 10 kg ही दिखेगा। तब भी इसका इफेक्ट कितना? 10 kg का ही रहेगा। जब यहाँ पे आ जाएगा तब भी इसका इफेक्ट 10 kg का ही रहेगा। ये हमें समझ आता है। अब देखना रोटेशनल मोशन में कैसा होता है। अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊँ कि मेरे पास यहाँ पे दो मासेस हैं, ए भी 10 kg के मास है, ए भी 10 kg के मास है। क्या रोटेट कर रहे हैं? अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल बना नहीं। इनके बीच में कुछ कनेक्शन कर दो तो बन जाए। अब देखो, जब मैंने इनको एक तराजू में तोल दिया, तराजू में समझो कि मैंने इसके ऊपर एक रस्सी बांधा, इसके ऊपर एक और रस्सी बांध दिया, बांध के मैंने इसको जॉइंट किया। अब तुम ज़रा सोचो एक बार, जब मैं इसको यहाँ पे कोई एक हुक डाल के टांगूंगा, यहाँ पे मैंने कोई एक हुक डाला, डाल के इसको ऊपर में बांध दिया। अब बताओ, दोनों मासेस सेम थे, क्या ये अभी बैलेंस रहेगा इस केस में? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। एक ऐसा कर देगा अपने आप को, ऐसा कुछ टिल्ट कर लेगा, ऐसा कुछ टिल्ट करेगा। डन। ये ऊपर, ये देखो, अभी देखना यहाँ पे दोनों मासेस कितने थे? 10 kg के ही थे, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पे हुक किया तो ऐसा टिल्ट क्यों हो गया? अगर दोनों मासेस सेम थे तो उसको बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन ये टिल्ट हुआ। ठीक है, शायद इसी के ऊपर इस मोमेंट ऑफ मास को लिखा जाता है। अब देखो, फिर से अगर मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे हुक कर दूंगा, इस पॉइंट को यहाँ पे अगर हुक कर दूंगा, तब तुम्हें क्या दिखेगा? तब तुम्हें दिखेगा कि ये जो वाला पॉट है, ये जो मतलब 10 kg है, ये पीछे वाला जो 10 kg है ऊपर चढ़ गया, और ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ऐसे नीचे आ जाएगा। मतलब दोनों मास से सेम 10 kg के ही थे, लेकिन जब मैं यहाँ पे हुक किया तो एक ऊपर एक नीचे। मतलब क्या है कि इस केस में दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे मास ज़्यादा है। अब हमें पता है मास तो मैंने सेम लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मास क्यों ज़्यादा दिखा रहा होगा? तो हमें एक ही चीज़ यहाँ पे विजिबल दिखता है, वो क्या होता है? ए डिस्टेंस दिख रहा है ना, ए डिस्टेंस हमें दिख रहा होता है ना, ए डिस्टेंस हमें विजिबल दिखता है, और यहाँ पे R2 मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस हमें विजिबल दिखता है ना, इसी के वजह से यहाँ पे मास, क्योंकि मास मैंने इनिशियल 10 kg लिया था, लेकिन यहाँ पे और जब मैंने यहाँ पे हुक किया था, दोनों केसेस में अलग अलग जगह टिल्ट हो रहा था। अब इस केस में मैंने जब यहाँ पे हुक किया तो ए साइड टिल्ट हो गया। यहाँ पे मास तो अभी भी 10 kg है, मुझे पता है, यहाँ पे भी 10 kg है, लेकिन फिर भी ये नीचे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्टर, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा था। तो मैंने, अच्छा, और यहाँ पे अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा ना। यहाँ पे रख देंगे तो बैलेंस रहेगा। क्यों बैलेंस रहेगा? क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस उतना है, यहाँ पे भी डिस्टेंस उतना है। तो जहाँ पे बैलेंस होता है वहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो, लेकिन अभी का फंडा वो नहीं है। अभी हम पढ़ने वाले मोमेंट क्या होता है। तो अगर हम देखें लीनियर मोशन में मास क्या था? सेम था। तो यहाँ पे लिख लेंगे मास वॉज सेम इन एवरी कंडीशन। कोई भी कंडीशन में देख लो, इन एवरी कंडीशन मास वॉज सेम इन एवरी कंडीशन इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में हर जगह में मास क्या दिख रहा था? हमें सेम दिख रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन वी कैन सी द वेरिएंस, क्योंकि हर केस में अलग अलग मास शो कर रहा है। दोनों का मास एनी हाउ सेम है, बट मैं इसको जब अलग अलग जगह पे टाई अप कर रहा हूँ तो अलग अलग मासेस शो कर रहा है, अलग अलग मासेस शो कर रहा है। एनी हाउ मास यहाँ पे सेम है, तो किसकी वजह से अलग अलग मास शो कर रहा है? इस डिस्टेंस की वजह से। सो ये जो इफेक्ट होता है ना, देखो यार, इफेक्ट ऑफ मास, इफेक्टिवनेस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास। पहला कॉन्सेप्ट क्या? इफेक्टिवनेस ऑफ मास, कि मास कितना इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे भाई मास इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा था, दिख रहा है ना, दोनों सेम होने के बावजूद ऊपर चले गया। तो इफेक्टिवनेस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर में हम खाली रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल
इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास। यहाँ तक हमें बातें समझ आया कि मोमेंट ऑफ मास हम किसे कहते हैं। तो अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ मास को अगर हम लिखना चाहें, अगर हम मोमेंट ऑफ मास को लिखना चाहे तो कैसे लिख देंगे। मोमेंट ऑफ मास कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है कि मास एनी हाउ सेम लिया था, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, मास के साथ उसके रेडियस पे, रेडियस नहीं उसके डिस्प्लेसमेंट पे, कि हमने कहाँ पे उसको पाइवोट किया है, मतलब कहाँ पे उसको बांधा है, उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ मास मेरा हो जाता है एम आर। मतलब यहाँ पे जो मास दिखेगा, यहाँ पे जो मास का इफेक्ट या फिर यहाँ पे जो मास दिखेगा वो कैसा दिखेगा आपको, एम इंटू आर। जब भी कोई चीज़ घूम रहा होता है तो अलग अलग मास की इफेक्ट, मतलब अलग अलग वैल्यू दिखेगा। अगर यही रस्सी को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तब कुछ और दिखेगा। आया बात समझ में। तो इफेक्टिवनेस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड योर मोमेंट ऑफ मास। और उसको हम कैसे लिखते हैं, एम आर। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली आर पे डिपेंड करता है। मास एनी हाउ सेम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कंप्लीटली आर पे डिपेंड करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब बात कर लेंगे इनर्शिया की। तो इनर्शिया इसके नाम पे ही लिखा है इनर्शिया। तो इसका होता है रेजिस्टेंस टू मोशन। ये मोशन को कितना रेजिस्ट करता है। अब हमने यहाँ पे देखा था, अगर आपके पास एक 100 kg का बॉल है और एक 10 kg का बॉल है, कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। ऑब्वियसली 10 kg वाला ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा ना, क्योंकि इसको अगर आपको मूव करवाना है तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको इसको सीधा मूव करवाना है, 100 kg वाले को अगर आपको मूव करवाना है तो आपको ज़्यादा फोर्स का रिक्वायर्ड है। यही अगर 10 kg को करवाना है तो कम फोर्स में बात बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस टू मोशन हमने क्या पढ़ा था, इनर्शिया होता है कि एक मोशन को कितना रेजिस्ट कर रहा है, तो उसे हमने इनर्शिया बोला था। और हमने लीनियर मोशन में देखा था कि इनर्शिया किसके बराबर होता है, इनर्शिया क्या होता है, मास के बराबर होता है। ये तो हमने देख के रखा था, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, ये हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था। अब रोटेशनल मोशन में देखो, रोटेशनल मोशन में आपका जो रेजिस्टेंस होता है मोशन के, अब देखो क्या ये भी क्या मास के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, लेकिन किस पे, इफेक्टिवनेस ऑफ मास पे। और इफेक्टिवनेस ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ मास होता है। अब हमें पता है कि रोटेशनल मोशन में असल में मास कैसा दिख रहा होता है, मास कैसा बिहेव करेगा, एम आर के जैसा बिहेव करेगा। डन। अभी उसी को अगर मैं लिखूँ, देखो यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो यहाँ पे जब एम आर के जैसा, देखो अभी ये मास कैसा बिहेव कर रहा है अपने, कोई बोला मास कैसा बिहेव कर रहा है, एम आर बिहेव कर रहा है, ये भी एम आर बिहेव कर रहा है। अब ये जो मास है ये अपने आप को रेजिस्ट करेगा, वो भी किस पे डिपेंड करने वाला है, अगेन इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या आर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर तुमको इससे घुमाना है ना, यहाँ से अगर तुम्हें इसे घुमाना है, इसको यहाँ पे घुमाना है, मान लो कि इसको तुमको उठा के ऊपर रखना है, तुमको ज़्यादा काम करना होगा कंपेयर टू इसको तुम्हें जितना नीचे लाने में करना पड़ेगा। आइडिया क्लियर हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा, ये होता है इफेक्टिवनेस ऑफ इनर्शिया, कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ इनर्शिया इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आया बात है समझ में। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो इफेक्टिवनेस होता है वो वही क्या बताता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगेन मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट हमने देखा यहाँ पे मोमेंट किस पे कंप्लीटली डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर, और यहाँ पे मास एम आर। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये तो हुआ मास, और ये यहाँ पे रोटेशनल मोशन में मास क्या होता है, एम आर होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो साथ में एक और आर, तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, आपका रोटेशनल मोशन में। और जब भी आप रोटेशनल मोशन में मास को यूज़ करोगे, मास मतलब इस मास को, इनर्शियल मास को यूज़ करोगे, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ मास हम यूज़ नहीं करेंगे। कंप्लीट रोटेशनल मोशन में जितने भी फॉर्मूले आएंगे मास की जगह में हम इनर्शिया को यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद होगा, हमने जो फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा था ना, यहाँ पे जो मास था ना, वो पता है वो कौन सा मास था, वो इनर्शियल मास था। डन। वो इनर्शियल मास का बात करता था, डन, कि रेजिस्टेंस वाला इस मास का बात कर रहा था। तो ये खाली मास का जो मास वो नहीं चल रहा था, इनर्शियल मास का। लेकिन इत्तेफाक से इस कंडीशन में दोनों मास सेम आ गए थे। लेकिन इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ मास भी आया है, जो इफेक्टिवनेस ऑफ मास बताता है कि मास कैसा बिहेव कर रहा है। और जब मास का बिहेवियर चलेगा तो वहाँ पे कंप्लीट मास को लेने के लिए हमें इस सिस्टम एम आर स्क्वायर का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इस कंप्लीट चैप्टर में हम जहाँ पे भी मास का यूज़ होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इनर्शिया को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट के लिए अपने साथ लिख लो
कि इन दिस चैप्टर इन प्लेस ऑफ मास, खास करके कैलकुलेशन में अगर बोल दिए कि रोटेशनल है, इन दिस चैप्टर इन प्लेस ऑफ मास नहीं इनर्शियल मास, इन प्लेस ऑफ इनर्शियल मास, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमने m इंटू ए लगाया था, यहाँ पे m इनर्शियल मास था। बट इस चैप्टर में जब हम लोग कोई भी मास को यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ इनर्शियल मास, वी विल यूज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मतलब वो रेजिस्टेंस वाला मास कितना है। डन। तो आई होप आपको ये दोनों फंडा क्लियर हो गया कि मोमेंट ऑफ मास क्या है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अगर कुछ डाउट लेफ्ट होता है तो आप मुझे बता देना, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेट टॉपिक है। आप मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।